सो लास्ट हमने किया था इसमें टॉपिक स्टार्ट, दैट इज इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स। सो फर्स्ट हमें देखना है कि इरोजन एंड देन इरोजन के द्वारा बनाए गए आपके लैंडफॉर्म्स। इसी में हमने देखा कि मल्टीपल टाइप्स हैं, बट मल्टीपल टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे सीधा, दैट इज कास्ट टोपोग्राफी। अगर हम बात करें कास्ट टोपोग्राफी की तो इट इज ओनली रिलेटेड टू दोज रॉक्स या फिर लैंडफॉर्म्स दैट आर रिच इन लाइमस्टोन या फिर चॉक। सो ज्यादातर उन क्षेत्रों में आपका कास्ट टोपोग्राफी पाया जाता है जहां पे देयर इज हाई, जहां पे ज्यादातर आपको लाइमस्टोन या फिर चॉक देखने को मिलेगा। सो इन एरियाज में ज्यादातर कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है, क्योंकि लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन ज्यादातर एक वीक रॉक की तरह काम करता है जब भी ये पानी के साथ में मिलता है। सो इट इज अ वीक रॉक व्हेन एवर इट इज एक्सपोज टू वाटर। तो जब भी पानी के साथ एक्सपोज होता है, पानी के संपर्क में आता है, सो ये और ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। सो इसी को हम कहेंगे कास्ट टोपोग्राफी। नेम इसका जो आता है वो आता है यूगोस्लावियन रीजन से, जहाँ पे हमने कुछ एक कंट्रीज के नाम देखे थे, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया या सर्बिया। ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं ये यूगोस्लाविया का रीजन थी। यूगोस्लाविया बाद में टूट चुका था, और ये यूरोपियन यूनियन के, यूरोप में अगर हम बात करें तो सेंट्रल पार्ट है ये यूरोप का, वहां पे ये कंट्रीज पाई जाती है। सो उसके बाद हमने इसके फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखना शुरू किए कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बीइंग कि ये ज्यादातर उन एरिया में पाया जाता है जहाँ पे लाइमस्टोन ज्यादा होता है, और साथ साथ में यहाँ पे चॉक बहुत ज्यादा पाया जाता है। लाइमस्टोन और चॉक के साथ साथ में अगर हम बात करें तो दूसरा जो इसका पार्ट था इसके फीचर का, दैट इज ह्यूमिड रीजन में कास्ट टोपोग्राफी बहुत ज्यादा वीक होती है। सो इट इज एक्सट्रीमली वीक इन द रीजन ऑफ ह्यूमिड एरियाज। सो इट इज एक्सट्रीमली वीक, क्योंकि ये पानी या फिर आपका जो नमी है इसके बीच में मिक्स हो जाता है, राइट। और थर्ड जो इस पे आपने देखा था दैट वाज एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज। तो जहां पे भी कास्ट टोपोग्राफी देयर इज एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, मतलब यहाँ पे पानी जो है वो सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर ना चलकर, लैंड के ऊपर ना चलकर अंडरग्राउंड चलता है। तो देयर इज एब्सेंस ऑफ surface drainage is the chief characteristics of this region। and हाँ जी, ये टॉपिक हो गया था, बट इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, सो दैट आप कल वाले टॉपिक को अभी कनेक्ट कर पाओ। सो यहाँ पे देयर इज एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, और नदी यहाँ पे या फिर सिंपल यहाँ पे वाटर या रिवर फ्लोज अंडरग्राउंड। यहाँ पे पानी अंडरग्राउंड बहता है, राइट। इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि दिस इज एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज। और ये पानी जब बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के साथ एक्सपोज होता है, अंडरलाइंग रॉक्स के साथ, जब ये इट इज एक्सपोज टू अंडरलाइंग, नीचे की सतह पे जो रॉक्स पाई जाती है, जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनके साथ ये अंडरलाइंग रॉक्स के साथ में ये एक्सपोज होता है। और जब ये एक्सपोज होता है उसके बाद जब ये बाहर आता है पानी, तो वो एक स्प्रिंग की फॉर्म में आता है, एंड वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। सो वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। तो पानी जो है बाद में एक झरने की तरह बाहर निकलता है। जब ये पहले अंडरग्राउंड है, जब एकदम से एंटर करने के बाद जब ये एग्जिट करता है तो एक स्प्रिंग की फॉर्म में ये बाहर निकलता है। सो दिस इज अबाउट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ, क्योंकि पानी अंडरग्राउंड है, एज द वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, ये जब अंडरग्राउंड बहता है तो ये अंडरलाइंग रॉक्स को इरोड करता है, राइट। सो एज द वाटर, as the underground water is there, so it will carve out the, it carves the
अंडरलाइंग रॉक्स, तो नीचे की रॉक्स को एक टाइप से काव कर देता, उनकी तराशी कर देता। तराशी का मतलब क्या है कि उन चट्टानों को काट देता, क्योंकि पानी के संपर्क में, जब ये अंडरग्राउंड पानी के संपर्क में जब रॉक्स आती है, तो ये रॉक्स जो है डिफरेंट टाइप की कार्विंग बनती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स बनाता है या फिर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है। सो ये मल्टीपल टाइप की यहाँ पे कार्विंग करता है। इस पॉइंट को आपने लिखा था कि as the water flows underground it carves out various types of landforms, underground caves and pillars। तो ये आगे चलकर डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म बनाता है, जिसको आप अंडरग्राउंड केव या पिलर कहते हैं। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड या तो गुफाएं बनेगी या फिर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कुछ पिलर्स। 4 ही पॉइंट किए थे आपने शायद कल, है ना? 4 ही थे। चलो चलो चलो, ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट ही टॉपिक है, इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स। उसके बाद फिर क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट है, वहां पे आपके पास एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ दे दी हुई है, तो मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं दूंगा आपको, जो कि मेरे पास पड़े हैं अपने, कोई फायदा नहीं उनको देखे, क्योंकि आपने ना अपने पढ़ने ना मेरे पढ़ने हैं। एंड में आप तब पढ़ेंगे जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप पहले अपने नोट्स के ऊपर रिलाई करें। अब मैंने जिस हिसाब से लिख रखा है वो आपको पता नहीं समझ में आए ना आए, क्योंकि सबका अपना एक शॉर्टकट होता है लिखने का, उसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे। फायदा उन्हीं को रहेगा जो नोट्स खुद बना रहे हैं और घर जाके पढ़ रहे हैं दोबारा। एक रॉक साइकिल की पीडीएफ नहीं मिली आपको, है ना? ये आपने मेरे को बताना है बाद में, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। हाँ वही, उसकी नहीं मिली है। अगर और कोई पीडीएफ हो तो आप बता सकते हैं। टेस्ट दिया आपने? टेस्ट देते रहना है। कर दी असाइनमेंट पूरी? 9 दिन की असाइनमेंट थी, सारी कंप्लीट है। मुझे बोल रहे हैं आपके पुराने स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं दे रहे, तो कृपया करके थोड़ा मेरा फेवर करके पूरी असाइनमेंट दे दो। तो मुझे कहेंगे कि आप बोलो, कर लेने जी ना, बस आप करके रखना पूरी। सो 4 पॉइंट्स इस पे हमने कंप्लीट किए थे। 5th पे आए, 5th पॉइंट, कुछ तुसी ऑफ द नेटवर्क चेक कर लो एक बारी। हर कोमल कह रहे हैं कि हमारी 6th 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी की, तो अब 8th 9th की भी पढ़ लो साथ साथ में, है ना? अब जब आपकी 6th 7th की हो चुकी है तो उससे नेक्स्ट भी पढ़ लो, क्योंकि आपके ही काम में आएगा वो। अच्छी बात है अगर आप साथ साथ में एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी साथ साथ में कंप्लीट करते रहो। नहीं, इकट्ठी नहीं देनी ना, 12वीं तक, फिर वो 12वीं तक करते रहेंगे, क्लासेस छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए आप, जो इसमें अभी आप अगर देखेंगे कि वाटर फॉर एग्जांपल, कोई भी लेट्स से, आपको पता है कि लाइमस्टोन रॉक जो है इट इज अ जॉइंटेड रॉक। यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, जिसमें पानी इन क्रैक्स के थ्रू, ज्वाइंट्स के थ्रू सीप आउट करता है, इसके अंदर चला जाता है, राइट? अभी मान लीजिए वाटर यहाँ से सीप कर रहा है, देन सीप करने के बाद ये मल्टीपल टाइप के ज्वाइंट से देन आउट करता है बाहर की तरफ, क्योंकि ये ज्वाइंट्स जो है इसको एक टाइप से रास्ता देते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। अब इसी में से हमारे पास कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि सिंक होल है, फिर एक डोलिनाज है, एंड डोलिनाज आगे जाके देयर इज युवालास, एंड एंड में देयर इज होल्स है। तो ये थोड़ी सी चीजें इनको समझना है, शब्द थोड़े से आपके लिए नए हैं, बट सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में देयर इज अ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में आप पानी यूज करते हैं, वो सिंक होल के थ्रू जाता है। अब अगर वही सिंक होल में पानी कंटिन्यूटी में जा रहा है, नीचे किसी
लैंड एरिया में जा रहा है, वो पानी बार बार वहां पे सीप करता रहता है, बार बार वहां पे पानी रिसता रहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो लैंड एरिया है उसको, उसमें जहाँ पे ये पानी जा रहा है, जिस लैंड एरिया के अंदर पानी जा रहा है, वहां पे जो नेक्स्ट सिंक होल है उसका साइज बढ़ता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बार बार इरोजन हो रहा है। पहले मान लीजिए अगर जो पाइप का, या फिर आप कह सकते हैं जो इसका टोटल डायमीटर था वो 5 mm का था। सो अगर वहां पे बार बार सिंक होल के थ्रू पानी वहां पे जा रहा है, तो वो अंडरलाइंग जो रॉक्स है उनको इरोड करता रहेगा, नियर बाय के एरिया को वो तोड़ता रहेगा। बाद में यही जो आपका एरिया है, इसकी जो लेंथ है वो 10 mm हो जाएगी, क्योंकि देर इज कंटिन्यूअस इरोजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंक होल का जब साइज बढ़ता जाता है, एनलार्ज होता जाता है, तो उसको हम डोलिनास कहते हैं। जब बहुत सारे डोलिनास इकट्ठे होकर मर्ज हो जाते हैं, तो वो एक टाइप से और ज्यादा आप कह सकते हैं डिप्रेशन बनाते हैं। इसी डिप्रेशन को कहते हैं यूवालास, एंड देन ये यूवालास आगे जाके पॉल्से बनते हैं। मतलब ये उसी का एनलार्जमेंट हो रहा है, फ्रॉम सिंक होल टू डोलिनास, डोलिनास टू यूवालास, एंड यूवालास से लास्ट में आपके पास पोल्स है। तो आप लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना। तो 5th पॉइंट लिखिए आप इसमें, 5th पॉइंट, इसमें जितना ज्यादा यहाँ पे इरोजन होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो एरिया है जहाँ पे सिंक हो रहा है पानी, उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट लिखिए इसमें, द सरफेस वाटर डिसअपियर्स। जब हमने कहा था कि पानी रॉक्स के थ्रू बहता है, अंडरग्राउंड बहता है, जब अंडरग्राउंड बह रहा है तो रॉक्स को भी ये इरोड कर रहा है, और वही रॉक्स जब इरोड होंगी, इरोड होने के बाद फिर वो केव बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कैसे यहाँ पे पानी सिंक करता है, सिंक करने के बाद मल्टीपल टाइप के यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनाता है। तो इसमें आप लिखिए, द सरफेस वाटर डिसअपियर्स बाय फॉर्मिंग, सरफेस वाटर disappears by forming a hole which is known as sink hole. फर्स्ट पॉइंट। सो ये कह रहे हैं कि जो सरफेस वाटर है जहां से डिसअपियर होता है अंडरलाइंग रॉक्स में, जब सतह का पानी या फिर सरफेस का पानी जब डिसअपियर होता है, डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि ये रॉक्स के बीच में एंटर कर रहा है। जब ये रॉक्स के बीच में एंटर कर रहा है, तो जिस रॉक के बीच में एंटर कर रहा है, देयर इज अ होल, वहां पे एक रास्ता है, वहां पे एक आप कह सकते हैं कि होल है। उस होल में जब ये पानी एंटर कर रहा है तो उसको हम कहते हैं दैट इज सिंक होल, कि पानी वहां पे सिंक हो रहा है, सीप हो रहा है, राइट। आगे इसी में कंटिन्यू करिए, इसी पॉइंट में, सिंक होल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम may enlarge, sink holes over the period of time may enlarge, sink hole over the period of time, over the period of time may enlarge to form larger holes, to form larger hole, also known as dolinas, also known as dolinas. Full stop. Several dolinas may merge together. Several dolinas may merge together to form यूवालास, to form यूवालास, a very large, generally इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी पॉइंट में, a very large, generally elongated
a very large, generally elongated depression associated with elongated depression associated with deep rift, associated with the deep rift is known as poles. Deep rift is known as poles. Is known as poles. राइट अभी वही स्टैंडर्ड रॉक में रहेंगे, देन इस चीज को समझने की कोशिश करिए. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस जॉइंटेड रॉक जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन रॉक. इसमें देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स या फ्रैक्चर्स या फिर आप कह सकते हैं गैप्स. राइट अभी इसमें से सोर्स ऑफ वाटर यहां से है एंटर, तो दिस इज सोर्स ऑफ वाटर. एंड ये जो सरफेस ये जो है वाटर दैट इज सरफेस रन ऑफ. सरफेस रन ऑफ का सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसा पानी जो कि सतह के ऊपर बह रहा है, जो कि सरफेस के ऊपर बह रहा है. सो दिस इज सतही पानी या जल. सो दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर. ये पानी अब क्या कर रहा है कि अंडरलाइंग रॉक्स जो हैं, दिस इज आपका जॉइंटेड रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन की जॉइंटेड रॉक से ये पानी इस तरह से सीप आउट कर रहा है. पहले यहां से दिस इज एंट्री पॉइंट एंड दिस इज द एग्जिट पॉइंट. यहां से पानी आउट हो रहा है. तो एक जगह से सीप इन हो रहा है, एक जगह से सीप आउट हो रहा है. पहले इन्होंने पॉइंट में कहा कि यहाँ पे आपके पास 4 टाइप्स हैं, 4 आपके पास टाइप की इरोजन है इंटरनली. पहला जो आपके पास है दैट इज आपका, बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिंक होल. सिंक होल के बाद वी हैव टोलिनास एंड देन वी हैव युवालास एंड लास्ट आपके पास पोल्स है. फर्स्ट में कह रहे हैं कि जब पानी लैंड या फिर सरफेस के ऊपर बह रहा है, बहने के बाद जब ये एंटर कर रहा है, तो जो पॉइंट जहां से ये एंटर कर रहा है इस पॉइंट को ये कह रहे हैं दिस इज दी सिंक होल. पानी यहां से सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ को जा रहा है. अब सिंक होल मल्टीपल है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल हर एक ज्वाइंट्स के पास देयर इज अ सिंक होल. फॉर एग्जांपल इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट तक पहुंचा, इस ज्वाइंट से फिर ये पानी इधर इधर एंड देन अगेन यहाँ से भी एग्जिट कर सकता है. सो मल्टीपल टाइप के ज्वाइंट्स आप इसमें बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक वाटर यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है एंड देन ये भी ऐसे सीप आउट कर रहा है. मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा ज्वाइंटेड रॉक है. अब यहाँ पे यू हैव मल्टीपल टाइप से सिंक होल्स. अब जब ये सिंक होल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, इसको आप कहेंगे कि दिस इज टोलिनास. जब इसका साइज बढ़ जाएगा दिस इज टोलिनास. और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि समय के साथ साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे इरोजन होता जा रहा है और इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है. तो मतलब एक टाइप से ये एक छोटा सा डिप्रेशन बना रहा है. दिस इज आपका डोलिनास. अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे डोलिनास जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है एंड देन दिस पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट, जब ये सारे आपस में मर्ज हो रहे हैं तो डोलिनास जो है आगे चलकर आपके क्यूबालास बन जाएंगे. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत बड़ा डिप्रेशन बनाएंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, राइट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो अंदर से खोखला हो जाएगा क्योंकि सारी की सारी जो आपकी रॉक्स हैं उसको इसने इरोड कर दिया है, दिस होल पार्ट. तो उसको आप कहेंगे दिस इज पोल्स. इसका मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको बाद में, बट सिंपल डायग्राम के अकॉर्डिंग कि पहले सिंक होल है, सिंक होल बड़ा हो रहा है, देन डोलिनास एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, ये युवालास बना रहे हैं. और जब ये युवालास बहुत बड़ा डिप्रेशन बना रहे हैं, बहुत बड़ा एक खड्डा बना दे रहे हैं रॉक के बीच में ही, तो उसको हम कह रहे हैं कि दिस इज आपका पोल्जे का पार्ट. सो ये आपका लाइमस्टोन रॉक के बीच में होता है. और यही जो आपका पूरा का पूरा सिंक होल, डोलिनास, युवालास एंड पोल्जे है,
ये आगे चलकर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिसमें से सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज लाइमस्टोन केव्स, चूना पत्थर की गुफाएं या फिर चट्टाने जो है उनको ये इस टाइप से होलो कर देता है। होलो मीन्स उनको बीच में से खोखला कर देता है, क्योंकि ये पानी जो है वो सीप कर रहा है, सीप करने के बाद क्या है, जो आपका चूना है पानी के साथ मिल जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है एंड पानी के साथ में बह जा रहा है। सिंपल ये इरोजन का पार्ट कर रहा है। इसका पिक्चर देख लेते हैं एक बारी, बना दिया आपने ये डायग्राम। हाँ जी हाँ जी, कास्ट टॉपोग्राफी चल रहा है अभी तक, कल का टॉपिक है। ये पिक्चर देखिए। सो मान लीजिए दिस यहाँ पे लिखा है दिस इज सिंकिंग स्ट्रीम। टिक जा, पहले टिक जा। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे दिस इज सिंकिंग स्ट्रीम मीन्स यहाँ पे एक जलधारा या फिर स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट इज सिंकिंग इनसाइड दी रॉक। ये पूरा का पूरा रॉक स्ट्रक्चर है, इसमें से ये यहाँ से सिंक कर रहा है, दिस इज। और ये जो पार्ट है जहाँ पे सिंक कर रहा है रॉक के बीच में, इसको इन्होंने कहा दिस इज सिंक होल। ये आपका सिंक होल है। आफ्टर दैट अब बहुत सारे यहाँ पे सिंक होल के कारण यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक डिप्रेशन जिसको उन्होंने डोलिनास किया है, बट प्रॉपर पिक्चर उतनी है नहीं। बट सिंपल मीन्स जहाँ पे सिंक होल है, सिंक होल के कारण बाद में यही सिंक होल का साइज बढ़ गया तो उसको उन्होंने डोलिनास कह दिया। डोलिनास के बाद उनके पास है क्या वो युवालास एंड वो नहीं है। डायग्राम दूसरी देख लेते हैं, इंटरनेट चलेगा इसमें। सिंक होल डोलिनास की दे रखा है इन्होंने, युवालास एंड पोल्से नहीं है। इसे तो इंस्टाग्राम है। ये वाला दे रखा है, डोलिना दे रखा है। हाँ यहाँ पे है पोल्से, युवाला। अब इसमें सिंक डोलिनास है। अब इस डायग्राम में सिंपल यहाँ से देखिए कि दिस इज द रीजन, सिंपल दिस पॉइंट यहाँ से जहाँ से एंटर हो रहा है स्ट्रीम, दिस इज आपका एक टाइप से सिंक होल। और जब बहुत सारे सिंक होल इकट्ठे हो रहे हैं इसको कह रहे हैं दिस इज डोलिनास। अब यही डोलिनास जब बहुत ज्यादा इमर्ज हो जा रहे हैं तो आगे चलकर बना रहे हैं ये दिस इज युवालास। अब युवालास जब इकट्ठे हो रहे हैं नीचे की तरफ को ये एक डिप्रेशन बना रहे हैं ऐसे करके, दिस पॉइंट इज एक टाइप से पोल्स है।
एक मिनट इसको हटाते। Then this point is पोल से। पोल से में क्या, ये बहुत बड़ा एक खड्डा बना रहे हैं, डिप्रेशन बना रहे हैं। दिस इज आपका पोल से, ये डोलिनास, यहाँ से सिंक होल, एंड देन दिस इज युवालास। सो दीज आर दी 3 टाइप्स, सॉरी 4 टाइप्स, जिसमें से पहले आपके पास सिंक होल है, फिर डोलिनास है, देन युवालास है, देन पोल से है। अब ये जब आपका पूरा का पूरा यहाँ से कट चुका है, राइट, ये पूरा का पूरा रॉक यहाँ से कट चुका है, नीचे की तरफ को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पहाड़ी अलग से हो जा रही है, एक एरिया अलग से हो जा रहा है, मतलब दिस इज दी आपका लो लैंड रीजन, ये निचला क्षेत्र है, और दिस पार्ट इज अपर लैंड या फिर हाई लैंड रीजन, सिंपल अपलैंड या फिर हाई लैंड रीजन। अब ये जो थोड़ा सा अपर पार्ट ऊपर को उठा हुआ है, इसको आप कहते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट। पेवमेंट मतलब आपकी जो चट्टाने हैं लाइमस्टोन की थोड़ी सी ऊपर की तरफ को उठी हुई है, सो इसका ये पेवमेंट एरिया है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पे माउंटेन देखने को मिल रहा है एक टाइप से, जो कि इरोडेड है, इसको कहते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट। तो इस पिक्चर में सिंपली क्लियर है कि एक आपका स्ट्रीम जहां से एंटर कर रहा है, दैट इज आपका सिंक होल। ये सिंक होल का साइज जब बढ़ रहा है तो दिस आर डोलिनास। मल्टीपल डोलिनास जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जा रहे हैं तो उसको कहते हैं युवालास। एंड जब ये युवालास बड़े साइज में हो जाते हैं और एक डिप्रेशन बनाते हैं, ये पहले एक डिप्रेशन बना है, ये आगे के डिप्रेशन है। अब ये पार्ट भी कट जाएगा, अगर ये यहां तक फैल जाता है तो दिस पार्ट वुड बी फ्रंट पार्ट, और बीच में से एक डिप्रेशन होगा, फिर दूसरा पार्ट होगा। तो मतलब ये कटिंग, डाउन कटिंग का काम कर रहा है। और ये जो आपकी पूरी की पहाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है लाइमस्टोन की, इसको कहते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट। तो दिस रीजन इज लाइमस्टोन पेवमेंट। आगे आएगा ये शब्द आपके लाइमस्टोन पेवमेंट में। तो आपने लिखा कि द सरफेस वाटर डिसअपियर्स बाय फॉर्मिंग अ होल, विच सच होल इज नोन एज सिंक होल। जो पानी है ये अंडरग्राउंड बहता है तो ये डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, आपको दिखता नहीं है, बट ये अंडरग्राउंड बह रहा है। जब ये बह रहा है तो जिस एरिया में ये सिंक करता है रॉक के नीचे, चट्टानों के नीचे, जहां से ये एंटर करता है, जिस खड्डे के थ्रू ये एंटर करता है, उसको आप कहते हैं एक टाइप से सिंक होल। सिंक होल का साइज समय के साथ साथ में बढ़ता जाता है, लार्ज होता जाता है, उसको कहते हैं डोलिनास। और जब ये मल्टीपल डोलिनास एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये आगे चलकर बनाते हैं आपके युवालास। और यही युवालास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डिप्रेशन बनाते हैं डाउन, आपके डाउन दी अर्थ, आपके यहाँ पे एक डिप्रेशन बनाते हैं। इस डिप्रेशन को आप कहते हैं कि दिस इज पोल्स। ये पोल्स ही आगे चलकर डिफरेंट टाइप की केव्स का कारण बनते हैं, तो ये केव बनाने का काम करते हैं, राइट। अब इसके बाद लिखिए, इसी में कंटिन्यू करिए, आपने जहां पे पोल्स के बाद लिखा था उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें कंटिन्यू करिए, पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, लाइमस्टोन इज अ वेल जॉइंटेड रॉक ड्यू टू Limestone is a well-jointed rock. Limestone is a well-jointed rock due to the action of water. Limestone is a well-jointed rock, and due to the action of water, joints in the limestone Limestone is a well-jointed rock and due to the action of water, these rocks are enlarged. These rocks are enlarged in their size. So limestone जो है एक well jointed rock है, और जब भी पानी यहाँ पे एंटर करता है, these rocks are enlarged, मतलब इनका जो साइज है या फिर इनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, enlarged, and hence these blocks are converted into rectangular shaped. These blocks are converted into rectangular shaped clints, CLINTS, rectangular clints,
rectangular clints separated by a gap which is known as grix. Separated by a gap known as grix या फिर सिंपल ग्राइक्स. फुल स्टॉप. आगे लिखिए the entire topography of clints and grix is known as the entire topography of clints and grix is known as limestone pavement. Is known as limestone pavement. Limestone pavement. सिंपली करें कि जो आपका लाइमस्टोन है वेल जॉइंटेड रॉक है, इसके बीच में पानी सीप कर जाता है. सीप करने के बाद क्या है कि इन जॉइंट्स को और ज्यादा एनलार्ज कर देता है, उनको बढ़ा देता है. जब ये आपके जॉइंट्स टूटते हैं और रॉक्स एनलार्ज होती हैं तो उसके बीच में क्लिंट्स और ग्रिक्स बनते हैं. क्लिंट जो है उसका एक रेक्टेंगुलर शेप पार्ट है और जो ग्रिक है उन दोनों के बीच में एक गैप का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी आपको एक डायग्राम बनानी है यहाँ पे, और डायग्राम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. पिक्चर्स तो आपके पास अवेलेबल रहेंगी इंटरनेट में, बट डायग्राम ही आपको बचा सकती है एग्जाम में. सो दिस इज सिंपल आपका एक लाइमस्टोन रॉक, जॉइंटेड रॉक. दूसरा आपके पास जो है दैट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिक्स. एक मिनट. दिस पेमेंट इज आपका क्लिंट्स और बीच में जो पॉइंट है दैट इज आपका दूसरा पार्ट जिसको कहते हैं ग्राइक्स, जो कि दोनों के बीच में एक गैप का काम कर रहा है. नीचे फिगर लाइमस्टोन पेवमेंट. लाइमस्टोन पेवमेंट सिंपल. अभी इसका आपने डायग्राम देखा था पीछे, जहां पे आप देखेंगे कि अपर पार्ट्स जो हैं दीज आर क्लिंट्स, जहां पे आपकी रॉक है. नीचे का जो पार्ट है उसमें आपने देखा कि वहां पे इरोजन हुआ है और बीच में दे रहा है गैप्स. उन गैप्स को आप कह रहे हैं दीज आर दी ग्रिक्स या फिर ग्राइक्स, क्योंकि इन एरियाज में जो ये ग्रेक पॉइंट है यहाँ पे देयर इज एंट्री ऑफ वाटर यहाँ से सीप हुआ है. सीप होने के बाद यहाँ पे उसने डिफरेंट टाइप के सिंक होल, डोलिनास एंड देन उसने युवालास बनाए हैं और उससे डिप्रेशन बन गया. अब रॉक जो है बीच में से टूट चुकी है, बट इसके अपर पार्ट जहाँ पे ये आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में लगेगा अपर पार्ट, उसको ये कह रहे हैं कि दिस इज आपका क्लिंट्स. दीज आर दी क्लिंट्स. दीज आर दी क्लिंट्स पॉइंट्स. दूसरा पिक्चर में देख लीजिए जो आपके पास पिक्चर थी जिसमें हमने कहा कि लाइमस्टोन रॉक का देयर इज अ दिस पार्ट. ये जो अपर पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये अपर पार्ट जो है इनको ये कह रहे हैं दीज आर दी क्लिंट्स. अब इनके बीच में जो ये डिप्रेशन है, बीच बीच में जो डिप्रेशंस हैं दीज आर दी डिप्रेशंस, इनको कह रहे हैं दीज आर दी ग्राइक्स. बट ये आप अभी डायग्राम में ऐसा बना नहीं सकते, इसलिए सिंपल पहले जॉइंटेड रॉक बनानी है, देन बीच में दिखाना कि देयर इज अ गैप.
ये जो बीच में गैप है, ये जो गैप है, इसको कह रहे हैं दिस इज दी ग्रिक्स एंड क्लिंट्स। तो अपर पार्ट को कह रहे हैं दीज आर दी क्लिंट्स पार्ट, ये अपर क्लिंट्स पार्ट्स हैं, और ये जो बीच में गैप्स हैं अगेन दिस इसको कह रहे हैं कि दीज आर दी ग्राइक्स। और इस पूरे के पूरे पेवमेंट को, इस पूरे के पूरे पार्ट को इन्होंने कहा दिस इज लाइमस्टोन पेवमेंट। लाइमस्टोन का पार्ट अपर एरिया में फैला हुआ है जो कि डिवाइडेड है बाय ग्रिक्स एंड ऊपर सेपरेटेड है बाय गैप्स। ग्रिक्स एंड ऊपर का जो पार्ट है उसको कह रहे हैं क्लिंट्स। सो दिस इज लाइमस्टोन पेवमेंट। नेक्स्ट 7th पॉइंट, हाँ जी कहाँ पे? फ्लूटिंग एंड ग्रूविंग तो इस टाइप से ढलान है ना ये आपकी, दिस पार्ट इज, तो ढलान का पार्ट है। हाँ जी, गैप नहीं है, ये पूरी की पूरी ढलान को गायन है। फ्लूटिंग एंड ग्रूविंग जो है दिस इज दी ढलान, जैसे हम कहते हैं स्लोप, तो ये आपकी लाइमस्टोन रॉक की स्लोप है, फ्लूटिंग एंड ग्रूविंग। फिर अभी ये जो टावर्स हैं, कास्ट टावर्स हैं, ये जो बन रखे हैं, ये हम देखेंगे आगे। फिर लाइमस्टोन कोन्स भी बनती हैं जब बहुत सारा लाइमस्टोन इकट्ठा होता जाता है सीप होने के बाद। बट ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट। पर हमने सिंपल स्टैलग्माइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स को कंप्लीट करना है यहाँ पे। बीच में ये केव बन रखी है क्योंकि यहाँ से बोलते हैं डिप्रेशन बनाया, डिप्रेशन के बाद अब नीचे का पार्ट जो वो खोखला हो चुका है। इस केव के थ्रू फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से एंटर करें तो आप ऊपर निकल सकते हैं, है ना। केव में यही होता है मैक्सिमम, क्योंकि ये आपका डिप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप इस लो लाइंग रीजन में है, आप यहाँ से एंटर करेंगे, देन एंटर करके इस अपर पार्ट में पोल्स के थ्रू ऊपर आ सकते हैं, क्लिंट के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट लिखिए आप। 7th पॉइंट कास्ट टोपोग्राफी का। सेवेंथ पॉइंट इसको लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ केव इज द अनदर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स presence of caves is the another chief characteristics of limestone rocks या फिर सिंपल कास्ट टोपोग्राफी। कह रहे हैं कि ये जो आपकी कास्ट टोपोग्राफी है, ये इसकी एक और विशेषता है, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज यहाँ पे केव्स पाई जाती है, यहाँ पे गुफाएं पाई जाती है लाइमस्टोन की। सो प्रेजेंस ऑफ केव्स इज द अनदर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइमस्टोन रीजन या फिर कास्ट टोपोग्राफी। फुल स्टॉप। केव्स आर फॉर्म्ड when large amount of limestone rocks gets dissolved with water, सिंपल। केव्स तब बनती हैं जब लाइमस्टोन रॉक जो है प्रॉपर्ली पानी के साथ घुल जाती है। सो केव्स आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन रॉक्स गेट डिसॉल्व्ड विद वाटर। फुल स्टॉप। एज वाटर डिसॉल्व्स द रॉक्स, as the water dissolves the rocks, a large amount of calcium carbonate starts trickling down from the roof. Large amount of calcium carbonate starts trickling down from the roof or ceiling of the rock. Ceilings of the
रॉक। सिंपल कह रहे हैं कि जब पानी प्रॉपरली आपके लाइमस्टोन रॉक के साथ में जाकर डिसॉल्व हो जाता है, उसके साथ घुल जाता है, सो बहुत बड़े अमाउंट में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि रिएक्शन हो चुका लाइमस्टोन का विद वाटर, तो अभी ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, CaCO3 बन चुका है। तो अब ये जो CaCO3 है ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो आपकी चट्टाने हैं उनके ऊपर से, उनकी छत से या उनकी सीलिंग से नीचे की तरफ को गिरना शुरू हो जाता है, ट्रिकलिंग करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इसमें लिखिए सीलिंग ऑफ अ रॉक। फुल स्टॉप। द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द वाटर, the calcium carbonate present in the water present in the water starts sticking to the roof, or ceiling of the cave। सिंपल कह रहे हैं जब ये पानी जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये धीरे धीरे जो आपकी रूफ है किसी केव का, उसके साथ या उसकी सीलिंग के साथ स्टिक होना शुरू हो जाता है। फुल स्टॉप। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम this gives rise to long, sharp and slender over the period of time. This gives rise to long, sharp and slender projections over the period of time. This gives rise to long, sharp, slender projections known as stalactites. इसको मैं से लिखता हूँ stalactites. This is stalactites. तो सिंपली कह रहे हैं कि ज्यादातर आपकी जो कास्ट टोपोग्राफी है इसमें बहुत सारी caves पाई जाती है। तो दिस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइमस्टोन रीजन एंड दीज caves आर फॉर्म्ड। ये caves कैसे बनती है? व्हेन लाइमस्टोन मिक्सेस विद द वाटर। ये वाटर जो है और लाइमस्टोन आगे चलकर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इट स्टार्ट्स ट्रिकलिंग डाउन, या फिर ऊपर से टिप टिप करके गिरना शुरू हो जाता है। दैट इज द सिंपल लैंग्वेज की ये ट्रिकल कर रहा है ना, तो ट्रिकलिंग करना शुरू कर देता है। अब जब ये ट्रिकल करता है तो कुछ एक पार्ट जो है वो ऊपर स्टिक हो जाता है। ऊपर स्टिक होने के बाद ये रूफ के ऊपर जो है ये स्टिक होने के बाद इस चीज को हम कह रहे हैं कि ये लॉन्ग, शार्प और सिलेंडर प्रोजेक्शंस बनाता है। अब ये जो लॉन्ग, शार्प, सिलेंडर प्रोजेक्शन है उसी को कह रहे हैं कि दिस इज स्टैलेक्टाइट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? सर, could you please share your contact number or any other medium through which I can ask doubt? Environment and Punjab Geo। विशाल मेल है, मेल पे चेक आप मेरे को भेज देते हैं। इस पे मेल कर सकते हैं आप विशाल, जो भी अगर आपका कोई डाउट है तो। ठीक है। सो इसी को कह रहे हैं कि दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज स्टैलेक्टाइट्स। पिक्चर देख लिए।
अब दिस इज द रूफ या फिर सीलिंग, जो अपर पार्ट है, दिस इज द रूफ और द सीलिंग, ये पार्ट जो है। हाँ जी, हाँ, ये केव के अंदर ही हो रही पूरी पूरी एक्टिविटी। अब आपके पास जो ये यहाँ पे केव है, इस केव में यहाँ से वाटर मान लीजिए एंटर हो रहा है, ये लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट जो है इस सीलिंग के साथ यहाँ पे अटैच है, ये मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद ये धीरे धीरे ऐसे बूंद बूंद करके नीचे की तरफ को गिर रहा है। अब जब ये गिर रहा है तो गिरते गिरते कुछ एक लाइमस्टोन जो है इसके साथ ऐसे स्टिक हो जा रहा है, मल्टीपल टाइप से ऐसे स्टिक होता जा रहा है। ये जो स्टिकिंग हो रही है इसी से बहुत लंबी और शार्प नुकीली, बहुत लंबी शार्प नुकीली सी यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्शंस है। ये दीज आर दी मल्टीपल प्रोजेक्शंस आपके यहाँ पे दिख रही है, इसको आप कहेंगे दीज आर आपका स्टैलेक्टाइट्स, इसको कहेंगे आप स्टैलेक्टाइट्स। सो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, जो कि क्योंकि देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ वाटर विद लाइमस्टोन और आगे जलकर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, वही कैल्शियम कार्बोनेट ट्रिकलिंग डाउन कर रहा है फ्रॉम दी रूफ या फिर सीलिंग ऑफ दी केव। धीरे धीरे जब ये नीचे गिर रहा है तो कुछ एक बूंदों के साथ साथ में जो मटेरियल है वो स्टिक होता जाता है। स्टिक होते होते ये प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ को बनती जा रही है और इन्हीं शार्प एजेस या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग शार्प एंड स्लेंडर जो आपकी ये प्रोजेक्शंस है, उन्हीं को कह रहे हैं दीज आर दी स्टैलेक्टाइट्स। सो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, point number 8, some of the calcium carbonate dissolved in the water, some of the calcium carbonate dissolved in the water, dissolved in the water falls down, dissolved in the water, falls down on the ground, on the falls down on the ground, full stop। अभी कह रहे हैं कि अब जो ये मटेरियल ऊपर से ट्रिकलिंग डाउन कर रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ को गिर रहा है, तो कुछ एक तो स्टिक हो जा रहा है बट मटेरियल अल्टीमेटली तो नीचे गिर रहा है। अब जब ये नीचे गिर रहा है तो ये एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद ये प्रोजेक्शन कुछ एक ऊपर की तरफ को भी होंगी, फ्रॉम सरफेस टू आपका सीलिंग तक। तो उसको आप देखिए, नेक्स्ट लिखिए, फुल स्टॉप, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड सो अब जब ये पानी के साथ मिक्स होकर गिर रहा है तो सिंपल चूना चूना इकट्ठा होता जाएगा, पानी इवेपोरेट होता जाएगा, वाष्पित होता जाएगा। सो वाटर गेट्स इवेपोरेटेड बट द प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, but the projection from the ground grows upward, but the projection from the ground grows upward। तो पानी यहां से वेपरेट हो गया, बट जो प्रोजेक्शंस है ये ग्राउंड से धीरे धीरे ऊपर की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बार बार चूना इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। सो प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ग्रोज अपवर्ड्स, फुल स्टॉप। इसमें लिखिए, दिस शॉर्ट स्टंटेड राउंडेड एंड थिक, दिस शॉर्ट स्लैश स्टंटेड comma rounded and thick short stunted rounded and thick projections are known as stalagmites। These projections are known as stalagmites।
लास्ट लाइन इसमें लिखिए कंक्लूड के लिए, समटाइम्स द स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलग्माइट्स टच ईच अदर sometimes these stalactites plus stalagmites touches each other to form limestone pillar. limestone pillar. तो जब एक दूसरे के साथ ये अटैच हो जाता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलग्माइट्स, ये आगे चलकर एक पिलर का काम करता है। तो इससे पिलर भी बनते हैं, लाइमस्टोन पिलर भी बनते हैं। तो कुछ एक केव्स के बीच में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियली देयर आर पिलर्स आर क्रिएटेड, सो इसी को हम कहेंगे दीज आर दी लाइमस्टोन पिलर्स। तो पिक्चर देख लेते हैं एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश। स्क्रीन ऑफ नहीं है जी, ओके। एक बार आप रिफ्रेश करिए, स्क्रीन ऑफ नहीं है। हर्ष रामपास, संजना, रितु, मधु, रुपिंदर, रितु रानी, हरकोमल, स्क्रीन ऑफ नहीं है, प्लीज एक बार आप रिफ्रेश करिए। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट इज पिक्चर पीडीएफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिलर, दिस इज द पिलर। अब क्या हुआ है कि कुछ एक आपकी, पहले यहाँ पे देखिए, ये अब नीचे ऊपर से जो मटेरियल नीचे की तरफ को आ रहा है, ये नीचे धीरे धीरे स्टिक होता जा रहा है। अब ये कुछ एक प्रोजेक्शंस बना रहा है, बट दीज आर शॉर्ट, इनकी उतनी ज्यादा हाइट नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं स्टंटेड, मतलब इनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हुई, मतलब बहुत ज्यादा लंबे नहीं है ये। ऑल्सो दीज आर थिक, इनका साइज थोड़ा थिक है। सो दीज आर शॉर्ट, स्टंटेड, और एक और लिखा था आपने राउंडेड, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ राउंड। सो आप देख सकते हैं दीज आर दी राउंडेड वन। सो ये गोलाकार हैं, शॉर्ट है, स्टंटेड हैं, और ये नीचे जाके ग्राउंड में स्टिक हो चुकी हैं। अब जब एक ऊपर से स्टैलेक्टाइट्स और नीचे से स्टैलग्माइट्स, व्हेन दे टच ईच अदर दे फॉर्म पिलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पिलर। ये पार्ट जो है पूरा का पूरा एक लाइमस्टोन का पिलर है, क्योंकि दोनों अटैच हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। अगेन ये पार्ट यहाँ पे जुड़ रहा है, इट विल ऑल्सो फॉर्म पिलर। सो आगे चलकर ये पिलर का काम करता है। तो ये लाइमस्टोन का ही एक खंबा या फिर आप कह सकते हैं पिलर बन जाता है। सो दीज आर दी लाइमस्टोन रॉक्स। यहाँ पे भी देख लीजिए ये पिलर बन चुका है, ये नीचे अटैच हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म पिलर। सो अंडरग्राउंड होती है ये, समंदर के किनारे भी होती है कई बार, राइट। सो दीज आर दी स्टैलग्माइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स। तो इसको अगर आप देखिए, लैंग्वेज थोड़ी टफ कर रखी है, जैसे युवालास है, डोलिनास है, बट है सिंपल सी बात। क्या है, एक पानी है, पानी एंटर कर रहा है, जहां से एंटर कर रहा है सिंक होल, पानी अब एंटर होने के बाद वहां पे खड्डा बना दे रहा, थोड़ा साइज बढ़ा दे रहा, तो उसको डोलिनास। बहुत सारे डोलिनास एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो युवालास। और यही युवाला जब बड़ा साइज का हो जा रहा है, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन खड्डा बना दे रहा है, देन इज पोल। और पोल से आगे चलकर इट विल फॉर्म केव। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब पानी जो है सैचुरेट हो चुका है, मिक्स हो चुका है पूरे के पूरी चट्टान के साथ या आपकी केव के साथ। ऊपर से कुछ एक चीजें गिरे, नीचे की तरफ को गिरेंगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स हो चुका है। मतलब पानी और आपका लाइमस्टोन, चूना और पानी मिक्स हो चुका है एक दूसरे के साथ। पानी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, पानी आके यहाँ पे एक टाइप से इकट्ठा हो जा रहा है। अगर यहाँ पे नीचे वाटर बॉडी तो पानी वैसे रहेगा, अगर वाटर बॉडी नहीं है तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ऊपर से कुछ एक प्रोजेक्शन बनेगी, दैट आर लॉन्ग, इलोंगेटेड, शार्प, एंड दूसरा क्या था, एक और पॉइंट था स्लेंडर, उसको कहेंगे स्टैलेक्टाइट्स। नीचे राउंडेड, शार्प, राउंडेड, स्टंटेड एंड थिक, जो आपके पास प्रोजेक्शन को कहेंगे आप स्टैलेग्माइट्स। दोनों जब अटैच हो गए तो लाइमस्टोन पिलर। सो यहाँ पे दे रखा थोड़ा सा इन्होंने एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल ये आपकी टॉप सोइल है, मतलब दिस इज आपका लैंड एरिया। नीचे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज लाइमस्टोन बेड। तो ऊपर क्या है आपके पास, दिस इज नॉर्मल सॉइल। ये क्या है, दिस इज लाइमस्टोन या फिर चॉक रीजन। अब क्या हुआ, रेनफॉल हुआ। रेनफॉल होने के बाद क्या है, यहाँ से मिट्टी से पानी नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका एक सिंक होल, या फिर आप देख सकते हैं, पहले सिंपल इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा इजिली। ये थोड़े डायग्राम है समझाने लायक। सिंपल, यहाँ पे देयर इज अ रेनफॉल इवेंट, यहाँ पे बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो आपकी टॉप सॉइल है उसमें से पानी नीचे की तरफ को रिसाव कर रहा है।
पहले आपके यहाँ पे इन्होंने सिंक बना दिया, मतलब पहला आपके यहाँ पे सिंक होल बन रहा है। सिंक होल जो है वो थोड़ा बड़ा साइज का हो गया, तो इसको बना दिया इन्होंने एक टाइप से, ये बन गया आपका डोलिनास, क्योंकि मल्टीपल जो सिंक होल है इसी ने डोलिनास बना दिया है। देन बहुत सारे सिंक होल जुड़ते जा रहे हैं, इट विल फॉर्म आपका युवालास, और यही युवाला आगे चलकर क्या बना रहा है, पूल्स है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है सबको, सारे शब्द यहाँ पे नए हैं। अब अगेन ये जब बहुत सारे मिल रहे हैं सिंक होल्स के साथ में, यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैवराइंस। कैवराइंस का सिंपल का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी केव्स बना रहा है। तो नीचे यहाँ पे ये जो ब्लैक पार्ट है ना, ये सारा का सारा होलो पार्ट है। होलो मीन्स खोखला पार्ट है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ग्रे, जो आपका ग्रे पार्ट है, ये आपकी पूरी की पूरी लाइमस्टोन है। बट ये जो ग्रीन आपका ब्लैक कलर है, दिस इज टोटली अ केव। केव मीन्स ये खोखला पार्ट है, अंदर से पूरा का पूरा होलो हो चुका है, पूरी की पूरी यहाँ पे लाइमस्टोन जो वो रिमूव हो चुका है, राइट। ये मेल पे आपने मेल करना है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो अभी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। ऑब्वियसली पिक्चर तो दिखा दी है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि डायग्राम अभी बाकी है। पिक्चर से काम नहीं चलता। पिक्चर तो आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने नहीं देखी कौन सी ये आपकी केव्स हैं, है ना, कौन सी लाइमस्टोन्स हैं, हम तो नहीं देखे। पर हमारे टाइम पे सिंपल डायग्राम्स बनती थी। 18-19 के टाइम पे ये बोर्ड्स कम थे, बहुत कम होते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वाइट बोर्ड पे वही चलता था, ब्लैक एंड ब्लू पेन बस। ज्यादा ही कोई बेचारा क्रिएटिव टीचर होगा तो वो रेड या ग्रीन पेन भी ले आता था, है ना, बट ज्यादातर यही चलता था। सो दिस इज दी आपका एक टाइप से दिस पार्ट, दिस इज द टॉप सॉइल, जहां पे आपने दूसरे उसमें डायग्राम में लिखा था। मीन्स दिस इज द सेडिमेंटरी रॉक का क्षेत्र, इसको आप लिखिए एक टाइप से टॉप सॉइल या फिर सेडिमेंटरी रॉक्स। अब यहाँ पे देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ लाइमस्टोन विद वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब इसको आप ऐसे थोड़ा सा शेडेड कर सकते हैं कि दीज प्रोजेक्शंस आर अब यहाँ से कुछ एक प्रोजेक्शंस बनेगी, बट ये प्रोजेक्शन आपने ऐसे बनानी है, थोड़ी सी राउंडेड और हाइट कम। So these projections are rounded, stunted and इन्हीं को आप कहते हैं these are stalagmites। अब पिलर अगर आपको बनाना है तो यहाँ से एक ऐसे लेके आइए और यहाँ से एक राउंडेड सा, and these are attached to each other। तो सबसे पहले these are, यहाँ नहीं लिख सकते, इसको यहाँ पे लिखिए स्टैलगमाइट्स। याद रखना है ना कि कैसे, यहाँ पे G स्टैंड्स फॉर ग्राउंड, है ना, और स्टैलेक्टाइट्स में C स्टैंड्स फॉर सीलिंग, है ना, तो उसको वैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्टैलगमाइट्स नीचे का पार्ट, अपर पार्ट दिस इज स्टैलेक्टाइट्स। यहाँ पे C है मीन्स दिस इज सीलिंग और G है मीन्स दिस इज ग्राउंड सरफेस। अब ये दोनों जो अटैच हो रहे हैं जिसको आप कहेंगे दिस इज लाइमस्टोन पिलर। जब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखिए कास्ट टोपोग्राफी, simple cast topography, nothing else, simple cast topography मेन। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके आगे आप। पहला एग्जाम्पल तो वही है, द कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया।
मैंने इसमें कोई और पेन यूज नहीं किया, सिंपल रॉक है तो रॉक पे आपने ब्लैक कलर यूज करना। और एग्जाम्पल मैं यहीं लिख देता हूँ नीचे। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है आपका द कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया, कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया। नेक्स्ट है बाटू केव्स, मैंने कल दिखाया था आपको उसका डायग्राम, नहीं सॉरी फोटो। सो दिस इज बाटू केव्स, मलेशिया। बाटू केव्स, मलेशिया। एंड लास्ट आपके पास दैट इज नोक्रेक पीक या नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व में भी है ये, मतलब गारो हिल्स इन मेघालय। सो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, मेघालय। So these are the 3 examples of karst topography. मनविंदर सैनी, थोड़ा सा क्लियर लिखिए टेस्ट में। मनविंदर सैनी अच्छा लिखते हो, बट थोड़ा सा पिक्चर भी थोड़ा सा अच्छे से अपलोड करो। बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स थोड़ी ब्लर्ड आ जाती हैं, हो जाता है इशू। कई बार रोटेट करके डाल देते हो आप, पैनारोमिक में आ जाता है, फिर उसको उल्टा चेक करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं, और थोड़ा आगे ध्यान रखो। सो यहाँ पे आपके पास जो है ये कास्ट टोपोग्राफी कंप्लीट है। इसके आपके लगभग आई थिंक 8 पॉइंट्स थे, और यही 8 पॉइंट्स इसको पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं। इसमें जो डायग्राम है दैट इज द लास्ट डायग्राम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेलगामाइट्स, स्टेलासाइट्स कौन सी लैंडफॉर्म से रिलेटेड है, बहुत सिंपल फॉर्म में पूछेगा तो, है ना। तो पता ही आपको कहाँ पे है, कास्ट रीजन में या फिर लाइमस्टोन रिच रॉक्स में, है ना। दूसरा और ज्यादा उसमें अगर इसको आपके साथ खेलना है, सो पूरे के पूरे आपके जो कंपोनेंट्स थे जैसे कि सिंक होल, डोलिनास, युवालास एंड पोल्सेस, these terms are related to which topography, तो वैसे पूछ सकता है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन मैंने जहां देखा ऐसे ही पूछा गया है, और ज्यादातर सीडीएस या फिर आपके जो सीएपीएफ है उसमें ये क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है टॉपिक, है ना, बट उससे पहले आप एक बार देख लीजिए बाटू केव्स एंड ये सब। तो यहाँ पे लिखा है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइमस्टोन रीजन, और दिस इज स्टेलेक्टाइट्स एंड दिस इज स्टेलगामाइट्स। ये देखिए सेम वही पिक्चर है। ये अर्सवाइल यूगोस्लाविया कास्ट रीजन। अर्सवाइल का मतलब क्या है कि किसी समय, अर्सवाइल पहले था ये, बट अभी ये सर्बिया का पार्ट है, स्लोवेनिया का पार्ट है, और कौन सा था, मैसेडोनिया, एक और रहेगी कंट्री क्रोएशिया। तो इन कंट्री से मिलकर बना था, मतलब पहले था, जैसे हम बोलते हैं ना अर्सवाइल यूएसएसआर। तो ये वहां पे ऐसी प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं फॉरेस्ट में। नेक्स्ट आपके पास बाटू केव्स, दीज आर आल्सो फॉर्म ड्यू टू दिस रीजन। और बहुत बड़ी केव्स हैं ये, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, मतलब पहाड़ों की तरह, चट्टानों की तरह देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी। दिस इज आपका नोक्रेक, बट इसका पिक्चर अच्छा नहीं है, बट नोक्रेक में भी ऐसी आपको कुछ एक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, ऐसी कुछ एक केव्स देखने को मिलेंगी, है जी। हाँ केव्स ही यहाँ पे भी ऐसी प्रोजेक्शंस है। ये है, इट इज नॉट बंदर, ये एप है, ओनली एप फाउंड इन इंडिया। ये आपको मैंने कराया था फुल ऑफ गिवन, उसमें भी इन्वायरमेंट में भी आया था ये। सो फुल ऑफ गिवन एक ऐसी प्रजाति है सिंपल, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, और ये IUCN की रेड लिस्ट में है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आता है, और दिस इज फुल ऑफ गिवन। अब कुछ एक यहाँ पे आइलैंड्स के बारे में लिख रखा है। सो आपका जो बेलारिक आइलैंड है, इट इज इन स्पेन। होमवर्क क्या है आपका, क्यों फेमस है। नेक्स्ट है कोर्सिका आइलैंड, इट इज इन फ्रांस, ये क्यों फेमस है। नेक्स्ट सार्दिना एंड सिसिली आइलैंड, सिसिली तो आपको पता है इट इज इन इटली,
माउंट एटना इटली का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। क्रीट इज अ आइलैंड दैट इज ऑफिशियल डिस्प्यूट बिटवीन ग्रीस एंड सिप्रस, और ग्रीस और सिप्रस के बीच में एक आइलैंड है क्रीट आइलैंड, काफी न्यूज में था पहले। सो ये ऑफिशियल डिस्प्यूट है, ऑफिशियल मतलब राजकीय यहाँ पे मतभेद चल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। और सिप्रस जो है इट इज अ आइलैंड इन एशिया, सिप्रस एशिया का पार्ट है। ग्रीस एशिया का पार्ट है या यूरोप का? ग्रीस यूरोप का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट है एड्रियाटिक सी इज बिटवीन इटली एंड बल्कन पेनिनसुला, तो इटली और बल्कन पेनिनसुला के बीच में एड्रियाटिक सी लाई करता है। एंड आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज एड्रियाटिक सी के साथ में है जो इसको सराउंड करती है। टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, दीज ऑल आर एशियन कंट्रीज दैट सराउंड द मेडिटेरेनियन सी। तो आपके पास 4 ऐसी कंट्रीज हैं एशिया की जो कि मेडिटेरेनियन सी को यहाँ पे घेरती हैं चारों तरफ से, दैट इज टर्की, सीरिया, लेबनान एंड इजराइल। अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज सराउंडिंग मेडिटेरेनियन सी आर स्पेन, फ्रांस, इटली एंड ग्रीस। तो अदर जो कंट्रीज हैं, चाहे स्पेन है, फ्रांस है, इटली है या ग्रीस है, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी को पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, दैट इज माउंट एल्ब्रस। आपकी पीडीएफ में है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्लूवियल टोपोग्राफी। फ्लूवियल टोपोग्राफी का सिंपल मीनिंग बता आपको ये होना चाहिए कि दिस इज रिलेटेड टू रिवर, रिवर को कह रहे हैं। फ्लूवियल मींस एनीथिंग दैट फ्लो। फ्लूवियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहती है, जिसका कोई फ्लो है, तो दिस इज फ्लूवियल टोपोग्राफी। पहला था आपके पास कास्ट जो कि लाइमस्टोन से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूवियल टोपोग्राफी। फ्लूवियल, फ्लूवियल मींस रिवर। सो अगर हम बात करें फ्लूवियल में, तो आपको क्या पढ़ना है पहले, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ रिवर फ्लो। सिंपल मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लूवियल को, दिस इज रिलेटेड टू रिवर फ्लो। सो पहले आपको मैकेनिज्म देखना है कि रिवर किस तरह से, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रिवर फ्लो करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है। रिवर कौन कौन सी स्टेजेस से फ्लो करती है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। देन रिवर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनाती है, कौन कौन सी ये भू आकृतियां बनाती है या कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। नेक्स्ट रिवर रेजुवनेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब नदियों के पुनरुत्थान या पुनर्जीवन से आप क्या समझते हैं, राइट। रिवर कैप्चर क्या है, जहां पे रिवर ड्राई कैसे करती है। सो यहाँ पे सारे टॉपिक मेंशन्स हैं, प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, दूसरा है प्रीलिम्स प्लस मेन। ये पिक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए पहले, फिर लिखने वाली बातें बाद में। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी गंगा रिवर है, लेट से दिस इज गंगा। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। तो ये रिवर का सोर्स है, मान लीजिए ये उत्तरकाशी रीजन है, या सिंपल इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से गंगा का एक टाइप से ओरिजिन हो रहा है, गंगा यहाँ से अभी ओरिजिनेट हो रही है, इसका जन्म हो रहा है। अब ये रिवर यहाँ से सोर्स से चलती है, सोर्स से चलने के बाद पहले ये बिल्कुल स्टीप स्लोप के ऊपर चलती है। स्टीप स्लोप का मतलब क्या है कि खड़ी ढलान से नदी अपना रास्ता तय कर रही है। धीरे धीरे स्लोप थोड़ा सा डाउन हो जाता है इस पार्ट से, यहाँ तक ये बहुत फास्ट है, राइट। पहला आपका देवप्रयाग ना, वहां पर ये आगे जाके मिल रही है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो दोनों नदियां मिल रही है, थोड़ा सा और इसका बहाव बढ़ता जा रहा है, फिर ये और ज्यादा डाउन जा रही है, यहाँ पे दूसरी स्लोप आ जा रही है, फिर धीरे 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 इसमें मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज आ रही है, चाहे आपकी भगीरथी है, अलकनंदा है, चाहे आपके पास और भी बहुत सारी नदियां हैं, आप पढ़ेंगे बाद में। जो 4 प्रयाग हैं, 4 प्रयाग में 4 नदियां आपस में मिलकर इसके साथ आ रही हैं। अब धीरे धीरे ये और ज्यादा मार्शी होती जा रही है। पहले क्या है, देयर इज वाटरफॉल, जब ये बहुत स्टीप हाइट से आ रही है तो ये बहुत सारे जलप्रपात या फिर आप कह सकते हैं झरने बना रही है। फिर ट्रिब्यूटरीज मिल रही है, ट्रिब्यूटरीज मिलने के बाद क्या है, यहाँ पे पानी बढ़ जा रहा है, नीचे वेजिटेशन डूबती जा रही है, बहुत सारी वनस्पति इसके नीचे डूबती जा रही है, तो ये धीरे धीरे मार्शी होती जा रही है, मतलब दलदली बनती जा रही है, राइट, जिसको आप तैराई रीजन कहते हैं। अब रिवर जो है इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो इट विल स्टार्ट मेकिंग मिएंडरिंग। सो मिएंडरिंग के बाद इट विल फॉर्म मिएंडर्स एंड साथ साथ में ऑक्सबो लेक। अब इसके आसपास जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन, राइट। अब जब ये एंड में है, रिवर जब अपने
एंड पॉइंट पे पहुंच चुकी है, मैच्योर से, ये जो रीजन है दिस इज द मैच्योर, मैच्योर के बाद अपने ओल्ड एज में आ रही है, रिवर का अंत होने वाला है, तो ये बहुत स्लो हो जाएगी, जितना भी सेडिमेंट लेके आई सारा सेडिमेंट अपने एंड पॉइंट पे छोड़ देगी, इसको कहते हैं डेल्टा बनाती है नदी। डेल्टा के बाद दैट इज आगे चल के साथ साथ में एस्चुरी भी बनाती है, और ये है रिवर का माउथ। माउथ ऑफ द रिवर का मतलब क्या है कि नदी जो है अल्टीमेटली अभी ओशियन या समुद्र में जाकर मिल गई है। अब जो फर्स्ट स्टेज है जहां पे रिवर का बिल्कुल स्टार्टिंग है और हाई स्पीड से, हाई इरोसिव पावर से बड़े बड़े चट्टानों से गिर रही है और जलकर ये झरने बना रही है या फिर वाटरफॉल बना रही है, जल प्रपात बना रही है, उसको कहते हैं अपर कोर्स ऑफ द रिवर। मतलब दिस इज इन द यंग स्टेज। यंग स्टेज में आप भी बहुत उछल कूद करते हैं, मिडिल तक आते आते थोड़ा सा सहज स्वभाव हो जाता है, और जब बूढ़े जाते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। सो वैसे ही जैसे लाइफ में आपके पास देयर इज यंग, मैच्योर एंड ओल्ड एज, वैसे ही यहाँ पे रिवर का भी यंग, मैच्योर एंड ओल्ड एज है। और दूसरा जो आपके पास है मिडिल कोर्स, इसको कहते हैं दिस इज द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर। यहाँ पे रिवर की स्पीड बिल्कुल खत्म नहीं हुई है बट स्लो है, अब ये रास्ता धीरे धीरे सहज स्वभाव से चल रही है। लास्ट में देयर इज अ लोअर कोर्स, जहाँ पे रिवर को पता है कि दिस इज द एंड पॉइंट और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है इसके पास, तो अभी इसको ज्यादा धन दौलत चाहिए नहीं, जितना भी इसके पास धन दौलत क्या है, सेडिमेंट, सारा सेडिमेंट छोड़ देगी। सो इसको कहते हैं आप दिस इज द ओल्ड एज ऑफ द रिवर। सो दीज आर द थ्री स्टेजेस। अब इन तीन स्टेजेस में ये मल्टीपल टाइप के लैंड फॉर्म्स बना रही है, कोई वाटरफॉल बना रही है, ट्रिब्यूटरीज इसकी आगे चलकर मार्शी लैंड बना रही है, भाबर, बांगर, तेराई रीजन बना रही है, ऑक्सबो या मेंडरिंग कर रही है, फ्लड प्लेन, डेल्टा, एस्चुरी, एंड देन एंड में देयर इज रिवर का माउथ, दैट इज नदी का मुहाना, और मुहाने से सीधा समंदर में एंटर कर जा रही। सो दीज आर दी स्टेजेस ऑफ द रिवर एंड दिस इज आल्सो द मैकेनिज्म ऑफ द रिवर कि नदी अपना रास्ता कैसे तय करती है। सो दिस इज द फ्लूवियल लैंडफॉर्म, जिसमें आप फ्लूवियल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि नदी कैसे या कोई रिवर कैसे फ्लो करती है, फ्लो करते करते ये कितने प्रकार की लैंडफॉर्म बनाती है, और जब ये लैंडफॉर्म बनाती है तो मल्टीपल टाइप की प्रक्रियाएं करती है, जैसे कि एट्रिशन करेगी, एब्रेजन करेगी, कोरोजन करेगी। रिवर इरोजन करती है, इसके मल्टीपल मेथड्स हैं किस तरह से इरोजन करती है। पहला सोल्यूशन मतलब पूरे के पूरे सेडिमेंट्स को अपने आपस में मिला लेती है, मतलब जितना भी आपके पास पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, आपके पास बाउल्डर्स हैं, चट्टाने हैं, मिट्टी है, सबको अपने साथ मिला के फ्लो करके ले जाती है। दूसरा आपके पास है रिवर डाउन कटिंग करती है, जब मटेरियल बहुत ज्यादा होता है तो जो मटेरियल है वो एडी करंट्स डेवलप करते हैं, एडी करंट जो है चलकर नीचे ड्रिलिंग करते हैं, खड्डे बना देते हैं। सो मल्टीपल इसके मेथड्स हैं जिसके थ्रू रिवर इरोजन करती है। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है फ्लूवियल टोपोग्राफी, सेकंड टाइप है ये। मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूं पहले क्योंकि ग्लेशियल और डेजर्ट छोटे पार्ट है। जैसे कास्ट टोपोग्राफी देखा आपने, तो कास्ट टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट है, जब तक समझ में नहीं आएगा रट्टा लगा के नहीं चलेगा काम। वैसे ही फ्लूवियल में भी अगर आप देखें कि बहुत इजी है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज कुछ भी लिख देंगे, बट कुछ एक स्पेसिफिक नाम है, कुछ एक स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो कि आपको लिखनी पड़ेंगी तभी मार्क्स मिलेंगे। सो एट्रिशन, एब्रेजन एंड सॉल्यूशन, दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ द रिवर इरोजन। सो यहाँ पे आप पहले लिखिए फ्लूवियल टोपोग्राफी, हेडिंग डालिए आपकी सेकंड पार्ट की इरोजन में, दैट इज फ्लूवियल टोपोग्राफी। इरोजन लैंडफॉर्म्स में सेकंड पार्ट इज फ्लूवियल टोपोग्राफी। और रिवीजन की हेल्प के लिए मतलब रिवर, ब्रैकेट में लिखिए रिवर्स, दिस इज द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट के बाद आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सब पॉइंट, यही है मैकेनिज्म। तो सिंपल लिखिए मैकेनिज्म ऑफ रिवर फ्लो, मैकेनिज्म ऑफ रिवर फ्लो, कि रिवर फ्लो का क्या मैकेनिज्म होता है, कौन सी प्रक्रिया के थ्रू रिवर फ्लो करती है। इसमें लिखिए, हाँ जी।
इसमें लिखिए फ्लूवियल में मैकेनिज्म ऑफ रिवर फ्लो, फर्स्ट पॉइंट। मैकेनिज्म ऑफ रिवर फ्लो में लिखिए द रनिंग वाटर और रिवर इज अ सिंगल मोस्ट, द रनिंग वाटर और रिवर running water or river is a single most agent of erosion, single most agent of erosion। सो बहता हुआ पानी और या फिर कोई रिवर एक अकेला सिंगल मोस्ट एजेंट है इरोजन का, फुल स्टॉप। इट इज एन यूनिवर्सल एजेंट, इट इज एन यूनिवर्सल एजेंट। मतलब जहां पे भी किसी भी जगह पे अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में, तो जो बहता हुआ पानी है या फिर रिवर है, इट इज द सिंगल मोस्ट एजेंट ऑफ इरोजन, और ये यूनिवर्सल एजेंट है। इट इज एन यूनिवर्सल एजेंट which means river action is present, which means river action is present in fluvial topography, river action is present in fluvial topography, river action is present in fluvial topography, comma glacial topography, and also glacial topography and also in the desert topography, in the desert topography। सो फ्लूवियल टोपोग्राफी में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका रिवर है, दिस इज दी या रनिंग वाटर, दिस इज दी सिंगल मोस्ट एजेंट ऑफ इरोजन। ये क्या ऐसा एजेंट है इरोजन का जो कि तीनों में प्रेजेंट रहता है, जो भी आपके पास इरोजन के टाइप्स हैं। चाहे अगर आप बात करें किसी फ्लूवियल टोपोग्राफी की, ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर ही आपका एजेंट ऑफ इरोजन है। ग्लेशियर टोपोग्राफी मींस ग्लेशियर, जब भी ग्लेशियर पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो देयर इज वाटर जो कि आपका पूरा का पूरा एक लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑल्सो डेजर्ट टोपोग्राफी में भी इट इज अ एजेंट ऑफ इरोजन सभी पे। विंड तो एक ही है ना। अब फॉर एग्जांपल राजस्थान में भी बाढ़ आती है, अगर एकदम से बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा रेता बह जाता है ना, पूरी की पूरी सैंड। हाँ जी, आता है, बीच बीच में आता है, एक्सेप्शनल नहीं है, वहां पे भी आता है। सो पानी जो है तीनों जगह पे मतलब इरोजन करता है आपका, चाहे फ्लूवियल है,
ग्लेशियल में तो सिंपल सी बात है, मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद ही वो मूवमेंट कर सकता है। अगर वो फ्रीज है तो वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा। डेजर्ट टोपोग्राफी में भी अगर हम देखें, सो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल मोशन एजेंट। विंड जो है सिर्फ अकेला है जो कि एक ही काम कर सकता है, बट जो वाटर है इट कैन वर्क ऑन दीज ऑल टोपोग्राफीज। 3 टाइप की टोपोग्राफी के ऊपर जो है वाटर जो है वो इरोजन का काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इसमें लिखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट पार्ट जो मैकेनिज्म का, दैट इज सॉल्यूशन और कोरोजन। सॉल्यूशन और कोरोजन, फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज सॉल्यूशन और कोरोजन। जो पहली प्रक्रिया है आपके, या पहली जो मैकेनिज्म है फ्लूवियल टोपोग्राफी में इरोजन का, दैट इज सॉल्यूशन और कोरोजन। सॉल्यूशन मींस जिसमें आपका सारे के सारे सेडिमेंट्स है पानी में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। तो वन लाइनर में कंप्लीट करिए इसको। द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। सॉल्यूशन या कोरोजन क्या है? प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिसमें सारी की सारी रॉक्स, सारे के सारे सेडिमेंट्स, दीज आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर, मतलब ये पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका जो इरोजन का है, फ्लूवियल इरोजन के मैकेनिज्म का। सेकंड लिखिए आप, दैट इज एब्रेशन और कोरेजन। एब्रेशन और कोरेजन, या तो ये एब्रेजन करेगा या फिर कोरेजन करेगा। एब्रेजन और कोरेजन, एब्रेजन और कोरेजन। इसमें सिंपल बहुत बड़ी बड़ी छोटी चट्टानें सारे मिक्स होके वो अंडर कटिंग करेंगे, मतलब ड्रिलिंग करेंगी जो आपका रिवर बेड है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा है, जो आपका रिवर बेड है, जो सबसे डाउन मोस्ट पार्ट है आपके रिवर के नीचे की सरफेस का, क्योंकि वो एक टाइप से वेट पार्ट है, मॉइस्ट पार्ट है, तो वहां पे देयर इज सॉइल या फिर सेडिमेंट्स। अब जब बड़े बड़े रॉक्स आएंगे और रिवर की स्पीड बहुत फास्ट है, तो वहां पे वो डाउन कटिंग करेंगे, क्योंकि वो चट्टाने जो है नीचे पूरा का पूरा उसको एक टाइप से इरोड करते जा रहा है। सो ये एक टाइप से ड्रिलिंग का काम करता है। तो इसमें सिंपल एब्रेजन में लिखिए, इट मीन्स मैकेनिकल grinding of the big rocks. It means mechanical grinding of big rock materials along the river bed or the side of the river. Along the river bed or the sides of the river. Sides of the river. सिंपल कह रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज डाउनवर्ड या फिर साइडवेज, या तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इस पॉइंट को लिखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ एरिया एंड ये रिवर का एक पार्ट है। अब दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर। अब नीचे का जो पार्ट है इसको हम कहेंगे दिस इज रिवर बेड। दिस पार्ट, ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ रिवर बेड। अब इसमें कह रहे हैं कि देयर आर बिग स्टोन्स एंड बाउल्डर्स, रॉक्स। अब ये कर रही है, देयर इज मूवमेंट ऑफ दी वाटर। वाटर जो है वहां पे मूवमेंट कर रहा है। कई बार एडी करंट बन जाता है। एडी करंट का मतलब क्या है कि पानी घूमने शुरू हो जाता है। अब ये अगर यहाँ पे आपका रिवर बेड है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, रिवर बेड यहाँ पे आपका 50 मीटर्स तक जा रहा है, मान लीजिए 50 ज्यादा हो जाएगा, 10 मीटर बहुत है, मान लीजिए रिवर बेड इज 10 मीटर तक डाउन, है ना, बहुत कम बता रहा हूँ, बट फिर भी 10 मीटर तक आपका पहले इतना आपका रिवर बेड था यहाँ तक, राइट। बट अब क्या है कि मैकेनिकल ग्राइंडिंग हो रही है, तो ये रॉक्स जो है नीचे तक इसको और ज्यादा कट करती जा रही है।
अब ये जो आपका रिवर बेड पहले 10 मीटर्स तक था, ये अभी 20 मीटर्स तक चला जाएगा। अब जो आपका एक्चुअल जो रिवर बेड होगा वो दिस पार्ट होगा, दिस वन, ये पहला, ये आपका पहला पार्ट था एंड नाउ दिस इज द सेकंड। ये आपका एक्चुअल में रिवर बेड है क्योंकि देयर इज मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द रॉक। अभी दो प्रकार का है, ये मैंने जो आपको बताया दिस इज आपका डाउनवर्ड, जिसको आप कह सकते हैं कि वर्टिकल इरोजन हो रहा है। वर्टिकल मींस बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को ये कट कर रहा है। अब ये साइड वे भी हो सकता है कि ये रिवर को इतना ज्यादा ब्रॉड कर दे। पहले अगर आपका रिवर बेड फॉर एग्जांपल ऊपर की अगर हम लिख लें, दिस लेंथ इज 100 मीटर्स तक, राइट पहले, बट अभी जो है ये आगे चलकर बहुत आगे तक बढ़ सकता है, ये 150 मीटर तक भी जा सकता है क्योंकि इसने साइड वे इरोजन किया। एक है वर्टिकल, एक है साइड वे। तो दो प्रकार के यहाँ पे ये इरोजन कर रहा है, एक है साइड वे रिवर के किनारे पे, और दूसरा है इसके वर्टिकल मतलब रिवर के बिल्कुल बीचों बीच। सो इसे हम कहते हैं एब्रेजन या फिर कोरेजन, राइट। आगे इसमें लिखिए, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, अब्रेजन या कोरेजन। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, these are of two types। इसको पॉइंट ए दे देते हैं। These are of two types, पॉइंट ए पे लिखिए lateral abrasion। lateral means side way, तो इसमें लिखिए lateral abrasion। फर्स्ट पार्ट इज lateral और side way abrasion। ये साइड जो है, साइड ऑफ द रिवर या फिर रिवर का जो बैंक है उसके नियर बाय ये इरोजन कर रहा है। सो दिस इज साइड वे, लेटरल या फिर साइड वे या फिर सिंपल बैंक पे ये ज्यादातर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, वर्टिकली इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो साइड वे में इसमें लिखिए लेटरल या साइड वे में, दिस इज साइड वे इरोजन, ऐसे लिखिए सिंपल, दिस इज साइड वे इरोजन। साइड में जब इरोजन हो रहा है तो आपने इसमें ये चीज देखी कि जो आपका रिवर बेड है वो और ज्यादा ब्रॉड हो जा रहा है। जहां पे रिवर जितने रास्ते में पहले रिवर फ्लो कर रही थी उससे कहीं ज्यादा अभी फ्लो कर रही है क्योंकि इसने सारे किनारों को कट कर दिया दोनों साइड से। तो नेक्स्ट लिखिए, ब्रॉड शैलो यू शेप्ड वैलीज। इट फॉर्म्स ब्रॉड शैलो U-shaped valleys। U-shaped valleys। Next, it occurs in the कौन सा mature stage। इसमें लिखिए it occurs in the middle course of the river or it occurs in the middle course of the river or in the mature stage। जब रिवर की स्पीड या फिर द पावर या फिर कैपेसिटी ऑफ द रिवर इरोजन इज लेस एज कंपैरिजन टू यंग एज, तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए इट विल फॉर्म ब्रॉड शैलो यू शेप्ड वैलीज। सो फर्स्ट जो आपका एब्रेजन है दैट इज लेटरल, मतलब दोनों साइड्स पे। नेक्स्ट पार्ट बी इज लेटरल के बाद दैट इज वर्टिकल एब्रेजन। वर्टिकल abrasion, vertical abrasion, इसमें it occurs in the youthful stage, occurs in the youthful stage of the river। तो रिवर जब यूथफुल स्टेज में है तब ये एक्टिविटी होती है, तो इट अकर्स इन द यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर। सेकंड, नैरो डीप वी शेप्ड वैलीज। पहले क्या थी ब्रॉड, तो उसका उल्टा हो गया दैट इज नैरो। शैलो का डीप मतलब और ज्यादा गहरा, शैलो मीन्स थोड़ा सा उठा हुआ उथला भाग, ब्रॉड मीन्स थोड़ा सा चौड़ा भाग, नैरो मीन्स तंग एरिया, एंड दिस इज डीप ऑल्सो वी शेप्ड वैलीज।
इट अकर्स इन द यूथफुल स्टेज, नैरो डीप वी शेप वैलीज का ये फॉर्मेशन करता है। एंड लास्ट इसमें आप लिख सकते हैं द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज वेरी हाई। कैरिंग कैपेसिटी मींस सेडिमेंट या फिर लोड कैरी करने की जो कैपेसिटी है रिवर की, दैट इज वेरी हाई। सो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर is very high, is very high, carrying capacity of the river is very high. So ये है आपका lateral erosion, right? आपका पहला जो मैकेनिज्म था वो था सोल्यूशन का, दूसरा है आपका कोरोजन या फिर एब्रेजन का। एब्रेजन दो प्रकार का है, लेटरल एंड वर्टिकल। टाइप 3 मैकेनिज्म में टाइप 3 इज हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन, और हाइड्रोलिक एक्शन क्या है? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स, गायर फॉर्मेशन। सो सिंपल हाइड्रोलिक एक्शन में क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज द रिवर कोर्स, नदी यहां से बह रही है बहुत स्पीड के साथ, और इसका जो ये रिवर बेड है यहाँ पे रिवर का फ्लो इज वेरी हाई। देयर आर मल्टीपल स्टोन्स, पेबल्स एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। अब ये क्या है, यहाँ पे इट विल फॉर्म और स्फेरिकल शेप मूवमेंट। यहाँ पे वाटर जो है दैट विल फॉर्म सर्कुलर मूवमेंट। जब ये सर्कुलर मूवमेंट करेगा वाटर, सो इट विल फॉर्म सम एडी करंट्स। एक करंट जैसे इस साइड को जा रहा है, सिंपल एक करंट इस साइड को जा रहा है, दूसरा करंट इस साइड को जा रहा है, तीसरा इस साइड जा रहा है, तो दिस विल फॉर्म एडी करंट्स। ये पूरे के पूरे पानी को घुमा देगा। जब ये पानी प्रॉपर ऐसे करंट्स की वजह से घूम रहा है तो उसको आप कहते हैं गायर या जायर। जब ये गायर यहाँ पे है, दिस इज दी, हाँ जी, हाँ चारों तरफ से घुमा रहा है पानी को, गोल घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन करा रहा है। फॉर एग्जांपल एक करंट इस साइड को जा रहा है, दूसरा करंट इस साइड को जा रहा है, फिर एक करंट इस साइड को, फिर दूसरा करंट इस साइड को। तो ये मल्टीपली जितने भी करंट्स हैं इसको पानी को घुमाने की कोशिश करेंगे। पानी जब सर्कुलर मोशन करेगा, सो दिस सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू एडी करंट्स। अब ये जब ऐसा एडी करंट हो रहा है तो सामने अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर कोई पुल है, कोई ब्रिज है, और अगर वो अच्छे रीस्ट्रक्चर या रिटेंशन वॉल के साथ नहीं बनाया, इट विल डिस्ट्रॉय या फिर कोलैप्स कर देगा, है ना। तो सिंपल इसमें ये, और पहली बात तो जो भी चीज इसमें आएगी उसको कोलैप्स करेगा। दूसरा, जितने भी मटेरियल आपके रिवर बेड में है, राइट, रिवर के बीच में जितने भी देयर आर मटेरियल्स, पत्थर हैं, चाहे पेलोड किसी भी प्रकार का, चाहे बड़े बाउल्डर्स हैं, स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, इनको ये ग्राइंड कर देगा, तोड़ देगा, राइट। सो इसमें मैकेनिकल ग्राइंडिंग होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सेडिमेंट्स है उनको तोड़ा जाता है, राइट। तो हाइड्रोलिक एक्शन में आप सिंपल लिखिए, द प्रोसेस बाय विच रिवर break its rock particles, the process by which river breaks its rock particles and lose them, the process by which river breaks its rock particles, loosens them मतलब लूजन्स देम का सिंपल सा मीनिंग है कि उनको बहुत ज्यादा तोड़ देती है, कंकड़ पत्थर में एक टाइप से लूज कर देती है, साइज उनका छोटा कर देती है। सो रिवर लूजन्स द रॉक पार्टिकल्स एंड कैरीज देम इन इट्स फ्लो, तो अपने फ्लो के साथ उनको कैरी करके ले जाती है हाइड्रोलिक एक्शन में। हाँ, जैसे साइक्लोनिक आपकी तरंगे उठती हैं, राइट, यहाँ पे भी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स। ये करंट्स पूरे के पूरे इसको घुमा देते हैं। सो दिस इज एक टाइप से फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स। साइक्लोन में क्या है, विंड जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देती है, राइट। अगेन यहाँ पे भी वही बात हो रही है, बट यहाँ पे पानी के साथ वो एक्टिविटी हो रही है। फोर्थ पॉइंट लिखिए मैकेनिज्म का, दैट इज एट्रिशन। फोर्थ पॉइंट, एट्रिशन
एट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग है जितने भी मटेरियल हैं एक दूसरे के साथ एक टाइप से कह सकते हैं फ्रिक्शन कर रहे हैं या रबिंग कर रहे हैं, उसी को कहते हैं दैट इज एट्रिशन। और इसके साथ जितने भी आपके सेडिमेंट्स है वो टूटते जा रहे हैं, अगेन वही बात है इसमें। बट हाइड्रोलिक जो है वहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स एंड गायर। हाँ जी, हाँ वही वही रब होके या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण। तो एट्रिशन में लिखिए, एट्रिशन में द प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट लोड, द प्रोसेस बाय विच sediment load, the process by which sediment load or rocks rub against each other, the process by which sediments load or rocks rub against each other and become small in size, and becomes small in size, इसी प्रोसेस को कहते हैं that is the process of attrition, the process by which sediment load or the rocks rub against each other and become small, this process is known as attrition। तो आपके पास चार इसमें आपके मैकेनिज्म है। पहला है सॉल्यूशन, जहां पे जितने भी रॉक मटेरियल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं दैट आर डिसॉल्विंग विद वाटर। दूसरा आपके पास है दैट इज एब्रेजन या फिर कोरेजन, जहां पे देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जहां पे एक वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, दूसरा आपका एक लेटरल हो रहा है, एक साइडवे है एक वर्टिकल है, एक वी शेप या फिर आप कह सकते हैं कि नैरो डीप वी शेप वैली बना रहा है, दूसरा जो है वो आपका यू शेप शैलो और साथ साथ में आप कह सकते हैं कि ब्रॉड शैलो यू शेप वैली बना रहा है। यहाँ पे दोनों ही अलग अलग स्टेज पे, एक है यूथफुल स्टेज में, दूसरा आपका मैच्योर स्टेज में, एक है अपर आपके कोर्स में, दूसरा है मिडिल कोर्स में, राइट। सो ये उसके बाद फिर आपके पास जो है दैट इज हाइड्रोलिक एक्शन। देन वहां पे क्या है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स एंड दीज एडी करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द वाटर। और जब सर्कुलर मोशन हो रहा है हाइड्रोलिक एक्शन से, इट इज just breaking the big rocks into boulders को stones में, stones को pebbles में, and then ये sediment जो है पानी के flow के साथ बहते जा रहे हैं। लास्ट एट्रिशन, जहां पे sediment एक दूसरे के साथ ही फ्रिक्शन कर रहे हैं या फिर they are rubbing against each other to form smaller size। तो ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ रिवर फ्लो या फिर फ्लूवियल लैंडफॉर्म का। अब ये यहाँ पे मैकेनिज्म खत्म, थोड़ा सा एक दो लाइन छोड़ के फिर आप लिखिए नेक्स्ट। The landforms are an outcome of structure, process and time. The landforms are an outcome of structure, process and time. इसमें लिखिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी कैन डिवाइड द रिवर कोर्स इनटू थ्री पार्ट्स, रिवर कोर्स इनटू थ्री पार्ट्स। So simple first line is saying कि जो किसी भी प्रकार का लैंडफॉर्म है दैट इज एन आउटकम, दैट इज एन रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। कि किसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस के ऊपर लग रही है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या सिंपल। स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है स्ट्रक्चर इज जॉइंटेड रॉक या फिर कॉम्पैक्ट रॉक। दूसरा है प्रोसेस, दैट इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर अकरिंग ऑन इट या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर अकरिंग ऑन इट। एंड लास्ट है टाइम, इट इज ऑफ यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज या फिर ओल्ड एज। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम हम आपका जो रिवर का जो लैंडफॉर्म्स है उनको या फिर रिवर का जो कोर्स है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर, सेकेंड इज द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर एंड द लास्ट इज ओल्ड एज ऑफ द रिवर, stage of the river।
अब स्टेजेस के साथ साथ में कई जगह पे इसको लिख रखा होता है दूसरी बुक्स में, अपर कोर्स, और मैच्योर को लिखा होता है मिडिल कोर्स, एंड जो लास्ट वन है दैट इज ओल्ड स्टेज, इसको लिखा होता है लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। तो आप दोनों ही मेंशन कर लीजिए। सो दीज आर दी 3 स्टेजेस या फिर 3 कोर्सेज ऑफ द रिवर, जहां पे रिवर अपना टाइम के अकॉर्डिंग फ्लो कंटिन्यू रखती है। राइट, अब इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है दैट इज यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज, यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज, सिंपल। यूथफुल स्टेज आपने पिक्चर में देखा कि यूथफुल स्टेज में रिवर इज फ्लोइंग ऑन अ वेरी स्टीप स्लोप। तो सिंपल फर्स्ट लाइन यही है, इन दिस स्टेज रिवर फ्लोज ऑन द स्टीप स्लोप। इन दिस स्टेज रिवर फ्लोज ऑन द स्टीप स्लोप। तो पहला जो आपका यूथफुल स्टेज है, यहाँ पे रिवर अपनी युवावस्था में है और ये बहुत ऊंची ढलान से बहती है। सो द रिवर फ्लोज ऑन द स्टीप स्लोप। Full stop. As it flows on the steep slope, as it flows on the steep slope, the speed of river is very high. As it flows on the steep slope, the speed of the river is very high. अब स्पीड ज्यादा है तो इसकी erosive power is also very high. So, as it flows on the steep slope, speed of the river is very high. Full stop. Hence, both kinetic and potential energy. Hence, both kinetic and potential energy of the river is very high. Kinetic energy and the potential energy of the river is very high. ये भी बहुत ज्यादा है। Potential energy and kinetic energy is very high. Full stop. पैराग्राफ चेंज, फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, The river system is not well developed. The river system is not well developed. Therefore, the river system is not well developed. Therefore, river flow in a stream. River flow in a stream. तो डिफरेंट जल धाराओं के थ्रू नदी यहाँ पे बहती है। यहाँ पे कोई फिक्स रास्ता नहीं है। Therefore, river flow in a stream. River flow in a stream. Full stop. As the carrying capacity of the river is very high. As the carrying capacity क्यों ज्यादा है? क्योंकि स्टीप स्लोप से आ रही है, स्पीड ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए as the carrying capacity of the river is very high, as the carrying capacity of the river is very high, therefore it is accompanied by big rocks. It is accompanied by big rocks, boulders, and stones, etc. So इसलिए ये बहुत सारे अपने साथ चट्टाने, बड़े आकार की बाउल्डर्स और स्टोन्स लेकर चलती है। और ये भी जो आपके बाउल्डर्स हैं, स्टोन्स हैं या बिग रॉक्स हैं, दे आर बाद में दीज आर रोटेटेड बाय द एडी करंट्स। यही एडी करंट जो हैं देन दे विल डू हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या है? इट विल डू
ड्रिलिंग इनसाइड द रिवर बेड, है ना। रिवर बेड में जब ड्रिलिंग करेंगे तो उसको कहेंगे पोर्ट होल ड्रिलिंग, तो वो पॉइंट लिखना है आपको। आगे लिखिए, दीज materials rub against each other. These materials rub against each other in the riverbed. These materials rub against each other in the riverbed. In the riverbed. In the riverbed. Which gives rise to formation of eddy currents. Which gives rise to formation of eddy currents. Which gives rise to formation of eddy currents, which further led to circular motion. Which further led to circular motion. ब्रैकेट में लिखिए गायर, GYRE, which further led to circular motion, that is gyre, which is responsible for port hole drilling. Which is responsible for port hole ड्रिलिंग, जो कि पोर्ट होल ड्रिलिंग का आगे कारण बनता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्ट होल ड्रिलिंग। बाकी इसके जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हम कल करेंगे, अभी इतना ही है। बाकी आपका टेस्ट मैं अभी करवा दूंगा एक अपलोड। फिर नेक्स्ट में आपका करंट अफेयर है 1 hour 30 minutes, बाकी आपका टेस्ट के लिए, ठीक है। सो अभी तक जितना भी है इसको रिवाइज कर लेना और नोट्स खुद से बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल स्टूडेंट्स आप भी ब्रेक लीजिए, नेक्स्ट क्लास आपकी 2:30 पे स्टार्ट होएगी।